गुड इवनिंग। रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हरी सर। हम लोग पिछले क्लास में करवक कविता पढ़े थे जायसी का, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न डील किए थे। वस्तुनिष्ठ के बाद हम लोग आज व्याख्या पर चर्चा करेंगे। आपको 4 नंबर का व्याख्या पूछा जाता है, पद से भी और गद्य से भी। इसीलिए हम लोग कविता को बारीकी से पढ़ते हैं ताकि लाइन पकड़ा जाए कि यह लाइन किस कविता से लिया गया है। तब हम कवि के बारे में, उस कविता के बारे में और उस पंक्ति के बारे में व्याख्या कर सकें। तो आज हम लोग उसी करवक कविता से लाइन दिए हैं आपको। जग सूझाए कई नैना उबासुक असनख तनमा, जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। आप अर्थ से पता कर सकते हैं कि यह किस कविता से लिया गया है, और फिर हम लोग अपनी भाषा में, ये रटने की चीज़ नहीं है। रटने पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमको रट के लिखना है, लिखना है अपनी भाषा में से। तो ये लाइन हुआ करवक का। हम लोग सीखें कि व्याख्या किस तरह से हम लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे, इसको हम जो है सीखेंगे और फिर अपनी भाषा में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे और पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, इसलिए हम लिखे नहीं, आपको पढ़ देते हैं, समझा देते हैं। और फिर इस लाइन के अलावा अगर हमको दूसरा लाइन भी पूछ दे तो भी हम व्याख्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन पूछेगा, इसलिए हमको सीखना है कि हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो सबसे पहले लिखना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ दे करके जहाँ से लिया गया है या जिस कवि की रचना है उसका नाम देना। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मोहम्मद जायसी के करवक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मोहम्मद जायसी के करवक से लिया गया है। अब करवक के बारे में आप जानते हैं, तो करवक के बारे में 2-4-5 लाइन लिख देंगे, 1-2 लाइन कवि के बारे में लिख देंगे। इस प्रकार से 7-8 लाइन वो हो जाएगा, और फिर हम लोग इसका लाइन लिख देंगे, स्वतः जो है बेहतर बन जाएगा। तो आइए, करवक से लिया गया है। करवक जायसी के महान रचना पद्मावत से लिया गया है। अब हम देंगे करवक कहाँ से लिया गया है। तो करवक जायसी की महान रचना पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत में जीवन की सार्थकता के बारे में लिखे हैं कि जीवन में सिर्फ कीर्ति ही शाश्वत रहता है, बाकी सब कुछ नाशवान है। कवि कहते हैं कि मानव जीवन में गुण की महानता है। अगर मानव में थोड़ा बहुत अवगुण भी रहता है तो लोग उन अवगुण को भूल करके उनके गुण को याद रखते हैं। ये कविता का मूल भाव हुआ। तो 4-5 लाइन, 5-7 लाइन हो गया कि हम लिख दिए कविता के बारे में कि कविता का विषय वस्तु क्या है, ये तो हम जान ही रहे हैं।
उसके बाद तब आएंगे पंक्ति पर, और पंक्ति का भी हम मीनिंग समझते हैं, इसलिए पुनः पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्रथम पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ निम्नलिखित कविता से ली गई है, इसमें कवि ये कहना चाहते हैं, और उसके बाद पुनः तब जो है लाइन के बारे में लिखेंगे। अब कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्होंने संसार को एक आंख से ही देखा। अब इसके भाव को देखिए, ये सीखना है कि हमको लिखना कैसे है। तो लिख रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्होंने जगत सूझा एक ही नहीं, कि उन्होंने बराबर मैंने संसार को एक आंख से ही देखा है, क्योंकि वे एक आंख से अंधे थे, एक आंख से वंचित थे, लेकिन वे गुणवान थे। एक आंख से वंचित थे लेकिन गुणवान थे, इसलिए वे लोगों के बीच ठीक वैसे दिव्य चमकते थे जैसे असंख्य तारों के बीच शुक्र तारा चमकता है। उवासुक असनख तनमः, जिस प्रकार से शुक्र तारा असंख्य तारों के मध्य, महामने मध्य चमकता है, दिव्य चमकता है, उसी प्रकार से ये गुणवान कवि लोगों के बीच इसी तरह चमकते थे। शुक्र तारा के तेज के सामने अन्य तारों का तेज धूमिल पड़ जाता है, उसी प्रकार एक गुणवान व्यक्ति के सामने गुणहीन व्यक्ति का समूह फीका पड़ जाता है। बहुत सा गुणहीन व्यक्ति हो और उस बीच में एक गुणवान व्यक्ति हो, तो उस झुंड में गुणवान व्यक्ति ही दिव्य चमकता है। कवि इसी प्रसंग को कह रहे हैं कि एक आंख का होते हुए भी मैंने लोगों के बीच ठीक उसी प्रकार से दिव्य चमका, देदीप्यमान हुआ, जैसे कि असंख्य तारों के बीच वह शुक्र तारा चमकता है। प्रथम लाइन के बारे में लिखे। अब दूसरा लाइन का व्याख्या करते हुए आप लिख सकते हैं कि दूसरे पंक्ति में या दूसरे पद में कवि कहते हैं कि जब तक आदमी में परिपक्वता नहीं आती है तब तक उसमें खुशबू नहीं आती है। जब तक आदमी में परिपक्वता नहीं आती है तब तक उसमें खुशबू नहीं आती है। जैसे जब तक आम में मंजरी नहीं आता तब तक उसमें खुशबू नहीं आती। जो लही आम वहीं डाभ न होई, जब तक आम में, डाभ मीन्स मंजरी नहीं आता, डाभ न होई, मंजरी नहीं होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता है, सुगंध नहीं आता है। मंजरी का दो अर्थ है, एक तो आप ये डाभ का दो अर्थ है, एक तो मंजरी, और आप देखिएगा कि गुठली। आम में जब तक गुठली नहीं होता है तब तक जो है उसमें सुगंध नहीं आती है। जैसे बम्बई का सुगंध, किशनभोग का, मालदा का, सबका अलग अलग है। ये कब आता है? जब उसमें गुठली होती है। तो गुठली क्या है? उसके परिपक्वता का निशानी है। उसी प्रकार से दूसरा कवि कहते हैं कि मंजरी, वृक्ष में मंजरी कब आता है? जब आम परिपक्व होता है। कोई छोटा आम का वृक्ष मंजरी नहीं दे पाता है, वो जब परिपक्व होता है तब। और जब वह मंजरी देता है तो देखते हैं उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी सेवा भी बढ़ जाती है, उसकी खुशबू बढ़ जाती है। उसी प्रकार से आदमी जब परिपक्व होता है तो वह फलता फूलता है, और जब फलता फूलता है तो उसमें खुशबू आती है। तो बिना परिपक्व हुए उसमें जो है फूल और फल नहीं लगता है, और जब फूल और फल नहीं लगेगा तो उसमें खुशबू नहीं आएगी, और खुशबू नहीं आएगी
तो संसार में उसका कोई जो है महत्व नहीं रहेगा। इसलिए कवि इस पंक्ति के माध्यम से मानव की परिपक्वता का महत्व बतलाते हैं। इस प्रकार से आप व्याख्या में अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं अपनी भाषा में। कविता के लाइन को ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसलिए आपको यह समझाने का प्रयास किया कि आपको परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको आप संक्षिप्त प्रश्न कहते हैं, और लॉन्ग भी, ये आपको पीडीएफ के रूप में डाल देंगे और बता भी देंगे। तो इसको आप एकदम स्वतः पढ़ सकते हैं और बिल्कुल एकदम आसान भाषा में, एकदम सटीक भाषा में लिख दिए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। बस आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग रॉय क्लासेस।